नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ अहम समझौता। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किए एमओयू एक्सचेंज। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्रियों का साझा बयान। आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र और ऊर्जा सुरक्षा। ज्यादातर चर्चाएं रही दुनिया के मौजूदा हालात पर केंद्रित। इस साल के अंत तक भारत कनाडा में व्यापक आर्थिक साझेदारी डील होने की उम्मीद। कनाडा दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2030 तक आपसी व्यापार 3 गुना करने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष विराम के बीच सैन्य गतिविधियां फिर तेज। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना की कार्रवाई। अमेरिका ने सैनिकों की सुरक्षा को बताया हमले का आधार। और केंद्र सरकार का खेल प्रशासन ढांचे को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम। राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को किया अधिसूचित। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। महत्वपूर्ण खनिजों के मुद्दे को लेकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए क्वाड महत्वपूर्ण खनिज ढांचे का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आज हमने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ तत्वों की माइनिंग और प्रोसेसिंग की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बारे में हमने आज क्वाड मीटिंग में भी चर्चा की है। चाहे हम इसे द्विपक्षीय रूप से करें या क्वाड फॉर्मेट में या फिर समान सोच वाले देशों के एक बड़े समूह के तौर पर, यह एक बहुत ही सही समय पर उठाया गया और बेहद महत्वपूर्ण कदम है। Processing of critical minerals and rare earths. This is something which we have also discussed today at the Quad meeting, and whether we're doing it bilaterally, whether we're doing it as a Quad format, or in fact as a larger gathering of like-minded nations, it is clearly something very timely, something very important, something very critical today. Now, this particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हम दो ऐसे देश हैं जिनके रणनीतिक हित इस बात में है कि हमें जरूरी खनिजों और सप्लाई चेन तक भरोसेमंद और लंबे समय तक पहुंच मिलती रहे, जो हमारी इनोवेशन इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इसकी नींव 4 फरवरी को रखी गई थी, जब आप वॉशिंगटन डीसी में हमारे द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स फोरम में हमारे साथ शामिल हुए थे। And now today, because we both have a strategic and shared interest in the fact that vibrant innovation economies such as ours cannot afford to leave the foundational materials of these industries vulnerable to single source monopolies that could deny us these things, not just in a time of conflict, but as a leverage point in contrary to our sovereign national interests. So it's a pleasure to be here today, and I'm glad we were able to sign this, because in addition to being an important document and an important agreement, I think it brings a tangible example of the strategic partnership between the United States and India. Thank you. क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थीं। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडर सी केबल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे।
Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability, as well as that of critical minerals and resources. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने क्वाड देशों के बीच हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल के विस्तार की भी घोषणा की। And I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are two big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation Initiative, which is going to leverage each of our countries' maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस दौरान कहा कि आज क्वाड नई पहलों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने क्वाड की तरफ से प्रशांत क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की भी घोषणा की। Quad is today taking forward a number of new initiatives, an energy security initiative, and of course our continued work on critical minerals, because we understand that secure and reliable supply chains are a precondition to economic and strategic stability. We are also today announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago, and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration of our collective ability to deliver high-quality, resilient infrastructure in partnership with the region and in response to Pacific priorities. The outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जापान के विदेश मंत्री
तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा कि आज की बैठक ने यह स्पष्ट और अटल संदेश देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया कि क्वाड आवश्यक और ठोस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से सदस्य देशों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर अपनी रणनीतिक समझ को और मजबूत किया तथा बल प्रयोग या दबाव के जरिए एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करने पर सहमति जताई। The countries of the Indo-Pacific should strengthen the resiliency and the capacity to determine their own future. Today's meeting gave us a good opportunity to send a unswerving and unshaken message that the Quad will advance the necessary concrete cooperation for this. Also today, through frank exchange of views, we were able to align our strategic perceptions on regional developments and agreed to strongly oppose attempts to unilaterally change the status quo by force or coercion. We shared deep concern over the export restrictions of critical minerals and others as well. क्वाड समूह 4 सदस्य देशों का एक समूह है जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। एक बार आपको बताते हैं कि क्वाड समूह का फोकस आखिर क्या है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा पर जोर क्वाड समूह का विशेष केंद्र है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना भी क्वाड सदस्य देशों की प्राथमिकता है। साइबर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर क्वाड समूह सदस्य देश लगातार काम कर रहे हैं। आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटना भी क्वाड सदस्य देशों का एक प्रमुख एजेंडा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने को लेकर के भी क्वाड समूह देश एक साथ एकजुट हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर सप्लाई को मजबूत करना क्वाड सदस्य देशों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो ये क्वाड समूह के खास जो है उनके फोकस हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बस 2,000 अगर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज आज से एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 1947 में राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझता रहा। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय स्मृतियों और गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। प्रतीकों, परंपराओं और राष्ट्रीय चेतना को नए स्वरूप में स्थापित करने की इसी बदलती तस्वीर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उन्नीस भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक पराधीनता की परछाइयां लंबे समय तक बनी रहीं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सत्ता के प्रतीक, यहां तक कि भाषा और सोच में भी औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा।
भारत ने सदियों तक इस मानसिक उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। साल 2014 के बाद इस विमर्श को नई दिशा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि भारत को अपनी जड़ों, अपनी सभ्यता और अपने गौरवशाली इतिहास से पुनः जुड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्मृतियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित करने का प्रयास। सोमनाथ से लेकर काशी तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इन प्रयासों को केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा गया। नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में सत्ता और शासन के प्रतीकों को भी नए अर्थ दिए गए। ब्रिटिश सत्ता की विरासत माने जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। संदेश स्पष्ट था, शासन नहीं सेवा, अधिकार नहीं कर्तव्य। इसी मार्ग पर स्थित वह छतरी जहां कभी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन खड़ी है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नाम परिवर्तन में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना तो देश के राजभवनों को लोक भवनों में बदला गया। अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ये परिवर्तन केवल नामों के नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय स्मृतियों को पुनर्भाषित करने का प्रयास माने गए, ताकि प्रेरणा के स्रोत भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के नायकों से जुड़े रहें। विभाजन की त्रासदी को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता की कीमत और विस्थापन की वेदना को समझ सकें। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई, जो साहस, धर्म और राष्ट्र निष्ठा की अमर परंपरा का स्मरण कराता है। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, सेना और राष्ट्रीय समारोह में भी भारतीयता की झलक और अधिक स्पष्ट हुई। भारतीय नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित प्रतीक को अपनाया गया। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन की एक व्यापक तस्वीर सामने आई। दशकों तक औपनिवेशिक कानूनों के आधार पर चलने वाले भारत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किए। नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में केवल इमारतों का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और हवाई अड्डों को भी राष्ट्र नायकों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने तमाम हवाई अड्डों के नाम बदले तो साथ ही महापुरुषों और महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के प्रयास के क्रम में नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। ये कदम नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और महानायकों से परिचित कराने का अहम प्रयास है। वर्ष 2014 में आज ही के दिन भारतीय राजनीति और लोगों,
दोनों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज हुआ था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। उन्हें प्रधानमंत्री पद संभाले 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस दिन को याद करते हुए एक्स पर अपने संदेश में लिखा, 26 मई 2014 को भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वो दिन देश में शासन व्यवस्था, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से लेकर आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक, आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत मौजूदगी और सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व गति के साथ प्रगति की है। आज भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा है। आज भारत की विकास गाथा पहले से कहीं अधिक समावेशी और लोक कल्याणकारी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय की भावना को सही मायनों में साकार किया गया है। करोड़ों लोग जो दशकों तक हाशिए पर रहे, आज भारत की विकास यात्रा के सक्रिय सहभागी बने हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज सरकार के निर्णयों की धुरी बन चुका है। सच्चे अर्थों में एक प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपना प्रत्येक क्षण मां भारती और देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित किया है। उनकी अथक मेहनत, अटूट संकल्प और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ समर्पण करोड़ों लोगों को निरंतर प्रेरित करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में वो 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज बीएसएफ की सांचों सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर में वो बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी सहित 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना भी करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को गृह मंत्री त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लेंगे। भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यह कहना है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। कनाडा के दौरे पर पीयूष गोयल ने वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर भविष्योन्मुखी चर्चाएं की और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जो दोनों राष्ट्रों के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के कृषि और कृषि खाद्य मंत्री हीथ मैकडॉनल्ड के साथ एक बैठक की। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ भी व्यापक चर्चाएं की। भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का तेजी से विस्तार करता बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र अधिक सहयोग और निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक,
म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा डीलर और रजिस्ट्रार को वित्तीय लेन देन की जानकारी सही और समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि गलत पैन, डुप्लीकेट एंट्री और ट्रांजैक्शन वैल्यू में गड़बड़ी जैसी त्रुटियां टैक्स पेयर्स के लिए परेशानी बन सकती हैं। मंत्रालय के मुताबिक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग में सटीकता बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तय की गई है। Inaccurate SFT filing can create confusion, grievances, and unnecessary compliance issues for taxpayers. Here are some common mistakes that reporting entities must actively avoid. One of the biggest issues is invalid. और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से है। लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।